नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए विधिवत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार से उम्मीदवारों का नामांकन भरना शुरू हो गया। नामांकन का आगाज होते हैं दलों की धड़कनें जाहिर तौर पर बढ़नी शुरू हो गई हैं। वैसे चुनावी मौसम में पार्टियों की धड़कनें एक और वजह से भी बढ़ती हैं, और वो है दल बदलू नेता। दरअसल टिकट बंटवारे के बाद से कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। दोनों ही ओर कई बगावती ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं, तो कई टिकट कटने या टिकट कटने के डर से एक दूसरों के पाले में जा बैठे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पार्टियां भले अपने कार्यकर्ताओं या सिटिंग एमएलएज को खुश न रख पाएं, लेकिन दल बदलों का खास ख्याल रखा जाता है और पार्टी में शामिल होते ही टिकट भी फौरन मिल जाता है। और जिस तरह का इस फौरन टिकट मिलने का उदाहरण आप कई चेहरों के जरिए आप हमारे टीवी स्क्रीन्स पर भी देखते हैं। इसका उदाहरण बीते हफ्ते भी देखने को मिला। 29 अक्टूबर को राजस्थान में जयपुर मेयर रही कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के दिग्गज चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं 2018 में बीजेपी से जीती शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले कांग्रेस से ज्योति मिर्धा और सुभाष महरिया जैसे नाम भी बीजेपी में आए और काफ़ी बड़े स्तर पर केंद्रीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। और अब ज्योति मिर्धा नागौर से चुनाव भी लड़ेंगी। चुनावी मौसम आते ही नेताओं का राजनीतिक कोट बदलना यानी पॉलिटिकल टर्न कोट बनना कुछ नया नहीं है, लेकिन इन दिनों चुनावी लोकतंत्र में अब यह सिलसिला आम हो चला है। राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने दल में बिताने के बाद धुर विरोधी दल में शामिल होने की चाह के क्या है मायने, और क्यों पार्टियां ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, इसी पर और इसी से इस पूरे मुद्दे से जुड़े सवालों के हम जवाब तलाशेंगे आज चुनावी चर्चा में। दिन की तरह मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद होंगे। कांग्रेस बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दल बदलुओं का अहमियत खास तौर पर चुनाव में बढ़ जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ रविंद्र सिंह होंगे और बीजेपी और कांग्रेस के और से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। नितिन सारस्वत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं और नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान के मंच पर। नमित जी, आपका भी स्वागत, और नितिन जी और रविंद्र जी। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं नमित जी, क्योंकि लगातार आवागमन का सिलसिला वैसे तो सियासत में जारी है, पर लेकिन इन दिनों आयाराम आपके यहाँ ज़्यादा है, गयाराम थोड़ा कम है। जो नेता आपकी पार्टियों को पानी पी पी कर आलोचना करते थे, उनका आप खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, और ना सिर्फ स्वागत कर रहे हैं, मतलब उनके आते ही फौरन उनको टिकटें भी मिल जाती हैं। एक और आप सिटिंग एमएलएज के टिकट काट रहे हैं, वहाँ बगावत चल रही है, हंगामा जारी है, लेकिन आप कांग्रेस से आए नेताओं को बड़ा तरजीह देते हैं। जी मनीष जी, देखिए, कांग्रेस के जो जहाज है उसमें बड़ा छेद हो चुका है और वो जहाज डूब रहा है, और डूबते जहाज से हर कोई कूदना चाह रहा है। जो भी कूद कूद के बाहर निकल रहे हैं, तो जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, जो हमारी लाइन है, उस पर चल सकते हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। वो लोग आ रहे हैं और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जो हमारी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उस पर वो काम करना चाह रहे हैं, और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमारे बिना शर्त के वो पार्टी में आ रहे हैं। कोई शर्त नहीं उनकी तरफ से कि हमें टिकट दिया जाएगा या हमें वो प्रमुख पद दिया जाएगा। वो कार्यकर्ता के हिस्से से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो लगता है पार्टी के शीर्ष लेवल को कि ये जिताऊ है या इनको उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है विधानसभा चुनाव में, उनको टिकट दिया जा सकता है। बाकी जो आए हैं, जो भी दिया नहीं जा सकता, आप तो दे रहे हैं। आप तो इधर पार्टी ज्वाइन करते हैं और कुछ ही दिनों में टिकट मिल जाता है। ज्योति मिर्धा का उदाहरण हमारे सामने है। सुभाष महरिया जो कभी खुद आपके साथ रहे, फिर छोड़ गया, कांग्रेस चले गए, फिर अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, अब आप उन्हें फिर चुनाव लड़वा रहे हैं। और अब ज्योति खंडेलवाल जो एक बड़ा चेहरा भी जाना पहचाना है कम से कम कांग्रेस की राजनीति में, और एक कांग्रेसी दिग्गज जो चंद्रशेखर बैद भी जो है उनके आपके बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन आपसे सवाल ये नमित जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बड़ा जहाज है, ये बात तो मानते हैं कि बड़ी पार्टी है, लेकिन उसमें छेद होने लग गए हैं। कांग्रेस आप पर ये आरोप लगाती है वो छेद तमाम आप करते हैं, क्योंकि आपका अपनी पार्टी से गुजारा हो नहीं रहा है राजस्थान में, इसलिए आप कांग्रेस में जो है छेद करना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए अभी नहीं, ये लगातार लोकसभा चुनाव में भी आप पर आरोप लगते रहे कि आप जो है चुनी हुई सरकारें गिराते हैं,
आप नेताओं को तोड़ते हैं, जी मनीष जी, हॉर्स देखिए ट्रेडिंग हम पर छेद नहीं लगातार आप करते पर हैं। आरोप लगाते हैं खुद अशोक गहलोत, और विचारधारा से प्रेरित होने की आप बात कर रहे हैं। यही ज्योति खंडेलवाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी 2019 में, और वो पूरे तरह से समर्पित कार्यकर्ता मानी जाती थी कांग्रेस की। अब आप मानते हैं कि वो कांग्रेस की जो परिवारवाद का जो आप आरोप लगाते हैं और कांग्रेस पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वो सारी धुलाई आप कर देंगे इस चुनाव में, साफ साफ सारी सफाई कर देंगे सब तमाम आरोपों की आपके यहाँ आने पर? जी मनीष जी, देखिए हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी जो लाइन है पार्टी की, वो जी। बिल्कुल क्लियर है कि हम राष्ट्रवाद पर चलते हैं। और जो हमारा जो हमारे पार्टी की लाइन होती है, उस पर जो कार्यकर्ता चलता है, और जो सामान्य व्यक्ति कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारे यहाँ आकर बिल्कुल उसको उस तरह उस लाइन को फॉलो करना होता है और उसी लाइन पर चलना होता है। अगर वो इस लायक है और वो करते हैं तो नहीं तो सबका भाजपा नमित परिवार में जी, स्वागत ये है। आपकी पार्टी की लाइन आज से थोड़ी है। बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बात और हिंदुस्तान की बात जो है, यही कह रहा हूँ मनीष जी, सांस्कृतिक काफी विचारधारा, समय हमारी विरासत की, तो शुरू से अपने अपने बिल्कुल एक ही अपने लाइन रही है। अपने तो जन्म जो से कर रही है बीजेपी। बीजेपी का तो जो है अंकुरण इसी पे फूटे थे कि आप जो है एक हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप कांग्रेस का काउंटर करने के लिए आपका इमरजेंस हुआ उस दौर में 80s में, जनसंघ से आप आए, तो आपके तो मूल्य सिद्धांतों की पार्टी आप माने जाते थे। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं तो इसी अब पे आ आप रहा हूँ। मैं तमाम यही तरह के कहना चाह रहा हूँ समझौता करने को कि इस तैयार हैं, लाइन तो पर कोई भी और अगर चलता है। राष्ट्र की बात आप कैसे मानते हैं कि आप ही की पार्टी में आकर राष्ट्र की बात हो सकती है? नहीं होती है ना, हम ये नहीं कह रहे किसी की दूसरी की पार्टी की बात नहीं, हम तो हमारी पार्टी की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद का जो नियम है, उसको अपनाना पड़ेगा, उस लाइन पर चलना पड़ेगा। जो हमारी नीति रीति पर चलेगा, जो नीति रीति पर चलने के लिए तैयार है जो भी कार्यकर्ता या जो भी पदाधिकारी किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, जी। चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, वो अगर आते हैं हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन उसको उस लाइन पर चलना होगा। लेकिन ये ये हमारी चुनाव के शर्त वक्त होती ही है। कैसे आते हैं, समझ नहीं आता नमित जी। चुनाव के वक्त ही कैसे आते हैं? चुनाव में क्या राष्ट्रवाद और जो आपकी रीति नीति, आपके नियम, आपके कायदे कानून, जो राष्ट्रवाद के आपके नियम बता रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन से राष्ट्रवाद के नियम है। मैंने तो कहीं पढ़े नहीं है राष्ट्रवाद के नियम। लेकिन जो नेता ये चुनावी मौसम में आना मुझे समझ से परे है। मैं रविंद्र सिंह जी का भी रुख करता हूँ, लौटेंगे आपके पास में। रविंद्र जी, सुना आपने नमित कमोबेश काफी नेता जो है, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी, उनका भी रुख करेंगे, आएंगे। नमित जी आऊंगा मैं आपके पास। थोड़ा सा रविंद्र जी से भी बात कर लेते हैं इस मसले पर। रविंद्र जी, जो पॉलिटिकल टर्न कोड से एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है राजनीति को लेकर कि चुनावी मौसम आया है कि तत्काल अपने कोट बदल ली और कल तक हाथ के साथ थे, अब हाथ में कमल खिलेगा। जी बिल्कुल, नमस्कार मनीष जी। देखिए, अब भारतीय राजनीति में दल बदलना, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना, ये बहुत उतना ही पुराना है जितना हिंदुस्तान में लोकतंत्र पुराना है। मैं अगर आपको बताऊं कि भारत में जो सबसे पहला आम चुनाव होता है 1752 में, उस वक्त पे पंजाब के भीतर एक और दूसरा, पंजाब के बगल में दूसरा सूबा था जिसका नाम पेरसू था। आपको यकीन होगा, आपको बड़ी हैरानी होगी सुनकर कि वहां का जो पहला मुख्यमंत्री था वो एक निर्दलीय विधायक था। और उसके बाद उसी से सटा हुआ, उसी से निकल के बना हरियाणा। हरियाणा में जो वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिता, जिनके नाम पर आयाराम गयाराम की राजनीति पूरे देश में है, जिनका नाम आयाराम गयाराम हुआ, तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है जहां पर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की परंपरा ना हो। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तरीके से दूसरे दल के आए व्यक्ति को अपने यहां पर सम्मान देकर पार्टियां कहती हैं कि इन्होंने हमारे विचारधारा को स्वीकार कर लिया है, वो बड़ी हैरानी की बात है कि आपके दल में लगातार 20, 30, 25 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा था, जिसको टिकट नहीं मिली है, तो एक झटके में उसकी विचारधारा कैसे बदल गई। और सबका आखिरी में बात यही होता है कि देखिए, जिताऊ उम्मीदवार है तो पार्टी जितवाने के लिए जो है किसी भी तरीके से राजनीति है, इसमें सब साम दाम दंड पे चलता है। तो किसी तरह से कोई नैतिकता हो, कोई प्रिंसिपल हो, उस तरह का नहीं है। हर को ये किन प्रकार हर राजनीतिक दल को एक सरकार के हिस्सा बनना है या उनको सरकार बनानी है, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिताना है जी, और उसके लिए हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज राजनीति में हो रहे हैं। देखिए, ज्योति मिर्धा जो है, इनका परिवार लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा और पिछले दिनों इन्हीं के जो पिताजी थे, उनके एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति महोदय पधारे थे और उसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद ज्योति मिर्धा
दूसरी पार्टी का रुख जी। करेगी, जो थोड़े दिन बाद दिखा। अब नंदलाल पूनिया जो है वो बीजेपी में आ गए हैं। नंदलाल पूनिया राजगढ़ के इलाके के काफी कद्दावर नेता हैं। उनको टिकट नहीं मिला था पिछले बार, कृष्णा पूनिया को वहां से टिकट दे दिया, तो वो पिछली बार चुनाव लड़ नहीं पाए थे। इस दिलचस्प बार बात वहां ये है वो, रविंद्र जी, दिलचस्प बीजेपी बात के ये उम्मीदवार है बनने कि की जो संभावनाएं हमको ज्योति उनकी बहुत खंडेलवाल हैं। ज्योति खंडेलवाल खुद कह रही हैं कांग्रेस में उपेक्षा होती है समर्पण भाव से काम करने वालों की। वो खुद अब बीजेपी में शामिल हो गई, कितना समर्पण वो दिखाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन खुद इनके तमाम शीर्ष नेताओं के खिलाफ उनके बयान है ना। इनके बड़े दूसरे नेताओं के जो भी ये केंद्रीय स्तर पर शामिल करते रहे दूसरे राज्यों में भी, चाहे वो बंगाल में जिन लोगों को बीजेपी ने शामिल किया दूसरी पार्टियों से, वो तमाम चेहरे बीजेपी पर सवाल उठाते रहे और घड़ी आलोचना भी करते रहे। और समझ से परे ये बात है जब खास तौर पर आपको अपने यहाँ नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूँ। टिकट आने के बाद में करीब 124 टिकट, 124 ही प्रिसाइज नंबर है, बीजेपी अनाउंस कर चुकी है और 95 कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है। दोनों के यहाँ पर बगावत जारी है। अपने काफ़ी सिटिंग एमएलए को परेशान किया है बीजेपी ने, एक तरह से कहें तो आरोप लगा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ हो चाहे विद्याधर नगर वाला एपिसोड हो, आप सिटिंग एमएलए के टिकट काट रहे हैं, लेकिन जो बाहर से जो नेता हैं, जो ना एमएलए है ना सांसद है ना किसी और बड़ी राजनीतिक हैसियत में है, उनको शामिल करते हैं, आप टिकट से नवाज देते हैं। ये बड़ा समझ से परे है। कांग्रेस के भी एआईसीसी से मेरे साथ नितिन सारस्वत मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं दल बदलुओं पर, जिन्हें काफ़ी चुनावी मौसम आते ही बड़ी पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियों में जब वो शामिल हो जाते हैं और पार्टियां उन्हें तवज्जो देती हैं, न सिर्फ तवज्जो देती हैं भले उन्हें नवाजती भी हैं। किसी किसी जगह से टिकट देकर उन्हें खुश किया जा सकता है, कुछ जीतते हैं कुछ हार भी जाते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चुनाव में जो पार्टियां अपनाती हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ हर दिन की तरह खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से मेरे साथ नमित जैन मौजूद हैं और रविंद्र सिंह जी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। रविंद्र जी, ब्रेक से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि कांग्रेस के और से हमारे साथ नितिन सारस्वत थे, अभी फिलहाल संपर्क उनका टूट गया है, उनका भी रुख करेंगे। आप ही से जानना चाह रहा था नितिन जी कि जो विचारधारा और सिद्धांत को कर दिया किनारे जब टिकट पुकारे, तो ये एक बड़ी बात है जो अक्सर दिखाई पड़ती है कि जब टिकट पुकारती है और चुनाव में ख़ास तौर पर जब अपनी टिकट पर तलवार लटक जाए या फिर आशंका होने लगे, तो तत्काल दूसरी पार्टियों का रुख करना शुरू कर देते हैं कई नेता। और ये सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी में तो कई बड़े बड़े मंचों पर कांग्रेस छोड़कर आए या दूसरे दल छोड़कर आए, उनके नेताओं को शामिल किया जा रहा है। कई आईएएस आईपीएस भी हैं रिटायर्ड, उनमें ऐसे चेहरे शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, असली क्या मकसद होता है इस तरह की रणनीति के पीछे? क्या सामने वाले दल को प्रेशराइज करने का एक बड़ा मकसद होता है, उसको कमज़ोर करने का, सत्ताधारी दल को खास तौर पर कमज़ोर करने का? अक्सर बयान भी आते हैं, कांग्रेस कहती है बीजेपी के इतने नेता हमारे संपर्क में, जल्दी हम उन्हें शामिल कर लेंगे। बीजेपी कहती है कांग्रेस के फला मंत्री हमारे साथ हैं। और हालांकि चुनाव के बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार देखने को मिला कि पूरी सरकार ही बदल डाली गई। तो ये जो पॉलिटिकल टर्नकोट जो चुनाव में, और ये आपने जिक्र किया पहले चुनाव से ही है जाहिर तौर पर भारतीय राजनीति में, क्या पीछे आप जो विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति तो खैर बेमानी है बात करना नेताओं से इन दिनों, लेकिन जिस बात को नमित जैन इशारा कर रहे थे कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारी रीति नीति है, उसका अगर कोई पालन करे तो स्वागत है, उसका आए। लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। रविंद्र जी, आप तक आवाज आ रही, तो मेरा सवाल आप ही से था। जी 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 जी, मुझे सुनाई दे रहा है। देखिए, नीतिगत सिद्धांतों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी से पोच कर पाता है, उसके हिसाब से वो राजनीति बिल्कुल सक्सेसफुल है। और चुनाव के पहले की आम जनता के बीच माहौल बनाने की और साइकोलॉजिकल एक वॉर जो होता है चुनाव से पहले का, उसको जीतने की एक वो बड़ी कवायद होती है। और इसी के लिए देखिए आप 2014, वैसे तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन 2014 के बाद से जिस भारी स्तर पर हमने ये देखा है, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो अलग अलग पार्टियों से लोगों को बीजेपी में शामिल किया गया और उनको पहली वरीयता के आधार पर टिकट दिया गया। आज भी अगर आप लोकसभा में देखेंगे मनीष भाई, तो आप पाएंगे कि कम से कम भी 40% लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। और वही स्थिति यहाँ पे आज वही जो है ऊपर से लेकर फिर पर्कुलेट होती है स्टेट असेंबली में भी। हर स्टेट असेंबली में हम लोग देखते हैं कि चुनाव के वक्त या जब भी मौका मिलता है चुनाव के बाद,
चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो पूरी कोशिश करता है कि विधानसभाओं में भी इसी तरीके का काम हो। और उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं तो अब तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो पार्षद थे, जिला पार्षद थे या फिर नगर निकाय के चुनाव थे, वो पार्षद दूसरी पार्टी के बने थे, दूसरी पार्टी के चिन्ह पर जीत कर आए थे। लेकिन जब सरकार यानी कि जब नगर निगम में सरकार बनती है तो वो फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ सब लोग इकट्ठा होकर चले जाते हैं। तो देखिए ये लोकशाही के लिए बिल्कुल खराब चीज है और समय समय पर इलेक्शन कमीशन इसको दुरुस्त करने की कोशिशें करता रहा है, अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको देखकर कह सकते हैं कि इसमें और कड़ाई की जरूरत है और ज्यादा धारदार तरीके से चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके के वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं, और दूसरा जिस तरह से एक विधायक जो इस बार किसी पार्टी से चुना जाता है और टिकट ना मिलने पर तुरंत बदल जाता है, तो उन वादों का क्या होता है, उन दावों का क्या होता है, इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है इसमें रविंद्र जी, अगर जनता चुन भी देती है तो भी पूरे 5 साल भरोसा नहीं किया जा सकता कि एक भला विधायक जो काफी पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी एमपी में देखने को मिला, खुद राजस्थान में देखने को मिला कि वो पार्टियां जो है शामिल हो जाती है। कांग्रेस का तो उदाहरण ही हमारे साथ, चाहे वो 2008 की सरकार हो या 2018 की सरकार हो, अशोक गहलोत ने दोनों बार ही बसपा के पूरे विधायकों को शामिल कर लिया। बीटीपी से टूट कर भी बीएपी बन गई, 2 विधायक थे जी। अब नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, बड़ा सवाल यह है कि आप जरूर बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आपके जो एक बड़ा जहाज था उसमें सुराख हो गया है, अब जो बचना चाहता है उस जाहिर तौर पर अपनी राजनीतिक जीवन बचाने के लिए उसे उस जहाज से कूदना पड़ेगा। तो नेता कूद रहे हैं और उनके पास आ रहे हैं, है ना, आपको तो कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल बड़ा आपसे भी है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन खुद शोभा रानी कुशवाहा तो अब आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। राज्यसभा में साथ दिया था उन्होंने आपका। देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से सिलसिलेवार एक विश्लेषण किया, आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी से कांग्रेस में जो आने वाले हैं और कांग्रेस से जो बीजेपी जाने वाले हैं, उन कैंडिडेट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा या उनकी क्या परिस्थितियां रही। आप देखिए लगातार जो कांग्रेस से निकल के बीजेपी के लिए, खैर उनका इंडिविजुअल विषय है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि जितने भी लोग जो कांग्रेस से पिछले 4 से 4.5 साल से लगभग ना उनके पास कोई पद था, ना वो बिल्कुल एक्टिव थे, इस एक तरीके से अगर कहे कि जो जिनका कोई भी इस समय राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा था, बस वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाइयां लड़ रहे थे और कांग्रेस में उन्हें कहीं भी कोई वरीयता नहीं मिली, जगह नहीं मिली और उनपे तमाम आरोप रहे, जिसके कारण उनको साइडलाइन किया गया। भाई आप नितिन ऐसा बोलकर नितिन आप ऐसा बोलकर खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर आपके नेता सही कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा कह रही हैं कि समर्पण भाव से जो काम करता है वहां कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, उपेक्षा हो रही थी, आरोप लगा रही हैं आप पर। आप खुद कह रहे हैं आपके नेता जो नेता जिसका कोई आपने कहा अभी कहा कि जिनकी कोई बहुत ज्यादा सियासी हैसियत नहीं बची थी, आरोप लगाया हो या किसी ने भी लगाया हो, तो कांग्रेस पार्टी के कितने कामों में आपको दिखे, कितने जो हमने आंदोलन किए या जितने भी जनता के साथ, जनता के पास जाने के लिए तो किसी ने नहीं रोका था। आपने कौन सा ऐसा जो आपने 2019 में जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया है ज्योति खंडेलवाल को, आप छोटा मानते हैं उन्हें, जयपुर की मेयर रह चुकी है वो। मैं 19 के बाद की बात कर रहा हूं। 19 के बाद में आप बताइए कब वो पीसीसी मेंबर थी, एआईसीसी मेंबर थी, किसी पद पे थी, जनता के बीच में थी, कहीं कोई कार्य कर रही थी, आप मुझे बता दीजिए। आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, सब सूचना है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बीजेपी तो आप मानते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो राजनीतिक रूप से शून्य नेता है जिनको बीजेपी अपने यहाँ बुला रही है। मैं ये कह रहा हूं कि केवल अपने अगर विचारधारा से जुड़े होते, काम कर रहे होते, देखिए टिकट देना ना देना अलग बात हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि कब वो आपको पॉलिटिकली एक्टिव दिख रहे थे 2019 के बाद से, जो दोनों नेताओं का आपने नाम लिया, मैं उनकी बात कहना चाहता हूं। नेताओं की लिस्ट बहुत ज्यादा है आपके यहाँ से पार्टी छोड़ने वालों की, मैं क्योंकि समय कम है इसलिए 2 नेताओं के नाम गिना रहा हूं। आज इतनी कैंडिडेट की कमी है कि ये लोग आज तमाम उन नेताओं को टिकट देकर, लालच देकर अपने में लाने के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास टिकट ही नहीं है। और देखिए अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में दागी और बागी और तमाम लोगों को टिकट देके क्या हाल हो रहे हैं। आज सड़क पे पथराव, हिंसा, अनुशासन की ये बात करते थे, जिस तरीके से शव यात्रा निकली है, सांकेतिक प्रदर्शन हो रहे हैं, वो विरोध आपके यहाँ भी हुआ है। नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे यहाँ अनुशासन के अंतर्गत हुआ। जिस तरीके से भाजपा के अंदर आज आप पूरी
पूरे कहीं भी अखबार पर देख लीजिए, जिस तरीके से कार्यकर्ता बात कर रहे हैं कि भाजपा का बोरिया बिस्तर बनने वाला है, जो 20-20, 25-25 साल जो कार्यकर्ता समर्पित रहे, उनको जिस तरीके से निराश किया गया और उनको तो वही निराशा जाहिर कर रही ज्योति खंडेलवाल आपके लिए, वही निराशा जाहिर करते हैं सुभाष महरिया, ज्योति मिर्धा, ये सब बड़े नाम है राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में। आप अगर समझते हैं नितिन, तो ज्योति मिर्धा हो, ज्योति खंडेलवाल हो, आप दोनों ही लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, सुभाष महरिया खुद सांसद रहे हैं, ये छोटे नाम नहीं है आपके, आपको खुद को मालूम है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पर कह रहे हैं कि वो जो है लालच देकर या समर्पित नेताओं को उनके यहाँ पे कमी है। समर्पित नेता आपके यहाँ पे ये भी थे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही लास्ट जवाब ले लेते हैं नमित से। नमित, आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जो इनके यहाँ किसी तरह की राजनीतिक हैसियत उन नेताओं की नहीं बची है, उनका बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है इनकी पार्टी में, उनको आप लालच देकर ले रहे हैं जनता के बीच में, जनता के बीच में और कार्य करने में। नहीं, वो तो जनता तय करेगी ना। जी मनीष जी, देखिए, हमने कभी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, किसी हमारे नेता के लिए हमने नहीं कहा कि हमारा नेता नाकारा है, निकम्मा है, नालायक है। हमारे यहाँ कोई नाकारा निकम्मा नालायक नहीं है। हमारे पार्टी में सारे कार्यकर्ता लायक है, और जिसको जो लायकी मिलता है उसको टिकट मिल जाता है। और इनके नालायक जितने भी है ये मानते हैं, इनके उप मुख्यमंत्री को इन्होंने नालायक बताया। जिस कार्यकर्ता ने 5 साल संघर्ष करके सत्ता में बैठाया, उसको ये नालायक बताते हैं, उसको मंदबुद्धि बताते हैं, उसको बड़ा कोरोना बताते हैं। हम नहीं, हमारे सारे कार्यकर्ता अच्छे हैं, और जो हमारी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं, वो अच्छे कार्यकर्ता थे और हमारी पार्टी में वापस आए। आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम कभी नालायक नहीं कहेंगे। कोई विचारधारा मतभेद हो जाता है तो पार्टी छोड़ देते हैं, वापस भी आ जाते हैं। जैसे सुभाष महरिया जी आए, वापस आए, तो वो भी वापस आएंगे, हम उनको वापस लाने का प्रयास करेंगे। बाकी जो कांग्रेस की डूबती नैया है, जो डूबता जहाज है, उसमें जो भी उतर कर आ रहा है, जो हमारी विचारधारा से काम करना चाहता है, आप अपने आप सवाल नमित सीधा मैं पहले भी पूछ चुका हूं आपसे, आपके खुद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई टिकटों में, या आपके स्थानीय कई विधायकों के आपने टिकट काटे, उनको आप अकोमोडेट नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस से जो आ रहे हैं उन्हें आप बड़ा अच्छे से खास ख्याल रख रहे हैं, कुछ को तो आते हैं, आपने टिकट दे दिया है। वही बात मैं नमित से पूछना चाह रहा था कि नमित कह रहे हैं कि समर्पण सारी प्रक्रिया होती है। जी नमित, नितिन आप सवाल उठा रहे थे कि समर्पित कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं है, या अगर आपके लिए समर्पित होते और आपकी पार्टी इनके लिए समर्पित होती तो आप जो है इनका ख्याल रखते। देखिए मनीष जी, मैंने लगातार आपको बताया कि भाजपा की एक बड़े बड़े नेता भी कहते हैं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में बस। चाहे सरकार किसी की बने, हमारे पास खरीद फरोख्त का ऐसा हथियार है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी करी है। जिस तरीके से सरकारों को शोभा रानी कुशवाहा आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, शोभा रानी कुशवाहा आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी से चुनी गई थी 2018 में, राज्यसभा में उनको आपके पक्ष में मतदान किया उन्होंने। मनीष जी, हमारे पे आप उस पर बोल सकते हैं कुछ? हमारे यहाँ पे जो भी नेता शामिल हुआ, किसी ने नहीं कहा गया कि हमें लालच दिया गया, हमें लालच लेके शामिल किया गया या इस तरीके की बातें। बीजेपी की विधायक अगर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करती तो इसके मायने सारे तौर पर जनता भी जानती और हम भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों आप मेरे साथ जुड़े। समय थोड़ा कम है, रविंद्र जी आपका शुक्रिया, फिर इस मसले पर बात करेंगे कभी और समय निकालकर। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चुनाव चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV के साथ। नमस्कार।